हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ, जिसमें आपको बहुत सारी मस्ती, लड़ाई, मजाक, फैमिली ड्रामा, प्यार, नफ़रत सब कुछ भरपूर देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ मुकम्मल इश्क में। पिछले 6 महीने से मेरी ज़िंदगी नरक कर रखी है उस हिटलर ने। हर बात पर रोक टोक, वजह बेवजह आए दिन की बेइज्जती। मैं क्या यही बेइज्जती बटोरने आई थी यहाँ। मैं यहाँ सिर्फ ओम भाई की वजह से हूँ, वो भी भाई हैं। मेरा बाप बनने की कोशिश तो कभी उन्होंने भी नहीं की, तो वह हिटलर क्या चीज़ है। सुविधा गुस्से से बोल रही थी। अब तुम ज़्यादा अपना खून मत जलाओ, ये काम वो हिटलर अच्छे से कर रहे हैं ऑलरेडी। तुम्हारे लिए सिर्फ ओम भाई की परमिशन ज़रूरी है, उनसे बात करो, वरना अपनी मौसी के घर जाने की धमकी दे दो। स्वाति, जो सविता के दोस्त और पड़ोसी थी, उसने सलाह देते हुए कहा, पहली बात तो ये कि इस हिटलर के सामने ओम भाई की परमिशन कोई वैल्यू नहीं रखती। ओम भाई में वो रोब, वो दबदबा कभी आ ही नहीं सकता जो बड़े भाई होने के नाते उनमें होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि मैं 1000 बार वापस जाने की धमकी दे चुकी हूँ। उस हिटलर पर खाक असर होता है। उल्टा ओम भाई गुस्सा होकर बैठ जाते हैं, मेरे साथ साथ बाकी सबसे भी बात करना बंद कर देते हैं। और उनकी बीवी फिर मेरी जान के पीछे पड़ जाती हैं। तुम जानती नहीं हो क्या? सविता परेशानी से बोली। हाँ जानती हूँ, फिर तुम्हें ही ओम भाई से माफ़ी मांगकर उनको मनाना पड़ता है। और फिर ये प्रॉमिस करना होता है कि तुम दोबारा इस घर को छोड़कर जाने की बात नहीं करोगी। स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे इसमें तो कोई डाउट नहीं कि ओम भाई तुमसे प्यार भी बहुत करते हैं, मगर उस हिटलर पर भी जान छिड़कते हैं, इसीलिए उसके गुस्सेल स्वभाव के आगे चुप रहते हैं। आखिर वो ठहरे हमेशा से नर्म और शांत नेचर के इंसान। जो भी हो, इस हिटलर को तो भगवान ही पूछेगा। मगर मैंने भी तय कर लिया है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लेकर ही रहूँगी। सबकी परमिशन के चक्कर में मुझे अपना फ्यूचर दांव पर नहीं लगाना। अच्छी पढ़ाई करके अच्छी जॉब करूँगी तो ही बेहतर लाइफ जी सकूँगी, वरना इसी तरह दर दर की ठोकरें खाती रहूँगी। सुविधा ने थोड़ा उदासी और गुस्से से कहा, ऐसा मत कहो, ये घर तुम्हारा भी है। अगर चाचू चाची तुम्हारे साथ नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इस घर पर तुम्हारा हक भी ख़त्म हो गया। स्वाति उसकी बात काटते हुए बोली, किस हक की बात कर रही हो तुम? यहाँ तो मुझसे मेरे हक ही छीने जा रहे हैं। वो सुलगते स्वर में बोली। और ऊपर से वो विवान कमीना धोखा दे गया, वरना उसकी माँ को क्या एतराज़ होता मुझे बहू बनाने में। अब उसका जिक्र निकाल कर तुम और अपने जख्मों पर नमक मिर्च मत छिड़को। स्वाति धीरे से हंसते हुए बोली, उसे तो देखकर ही पता लगता है कि वो सीधा किसी एंकर पर्सन की कुर्सी पर विराजमान होगा। हाँ, जिस न्यूज़ चैनल के लिए काम कर रहा है वहीं कोई चांद चढ़ाएगा वो राजनीतिक कीड़ा। वैसे मेहनती तो बहुत है, अपने लक्ष्य तक पहुँच कर ही रहेगा, क्योंकि बेकार की चीज़ों पर ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं किया उसने आज तक। विवान के लिए उसकी बातों में घमंड और तारीफ साफ झलक रहे थे। हाँ, लेकिन याद रखना, उसके लिए बेकार चीज़ों में से एक तुम भी हो। स्वाति ने उसे छेड़ा, तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है? सुविधा ने उसे घूरा, तो और क्या करूं? कहाँ तुम और कहाँ वो राजनीति में उलझा हुआ बंदा। ना तुम्हारा उसके साथ कोई जोड़ है ना गुजारा। लेकिन मुझे तो ऐसा ही बंदा चाहिए जो अपनी लाइफ में इतना बिजी रहे कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का टाइम ही नहीं है उसके पास। शादी के बाद भी आज़ाद ज़िंदगी, सुविधा ने अपने पैरों को पसारते हुए जवाब दिया। फिलहाल अभी की फिक्र करो जिसमें तुम्हारी आज़ाद ज़िंदगी की राह में उस हिटलर ने रुकावट डाल रखी है। स्वाति परेशानी से बोली, वैसे सच सच बताना, तुम विवान की वजह से परेशान होकर मुंबई से यहाँ आई थी ना? स्वाति के एकदम इस अंदाज ने उसे हैरान कर दिया। पागल हो क्या? विवान का मुझे पता है कि वो दूसरे दिमाग का बंदा है, प्रैक्टिकल है। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है रोमांस वगैरह में। शादी के बारे में भी वो 10-15 साल बाद सोचेगा। ओम भाई चाहते थे कि मैं यहाँ वापस आ जाऊँ, बस इसलिए। सुविधा गंभीरता से बोली, चलो अब हम दोनों साथ ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। बस वो हिटलर दीवार न बने, पहले ही हमारी पढ़ाई में 2 साल का गैप हो चुका है। स्वाति ने उसके गले में बाहें डालते हुए कहा, तुम चिंता ना करो, मैं अभी अपने नाम की एक हूँ। मुझे ओम भाई के अलावा किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हिटलर को हमारे रास्ते से हटना ही होगा। अपने अंदाज में बोलती सुविधा एकदम चौंक कर स्वाति के साथ ही दाईं तरफ देखने लगी, जहाँ बरामदे में खड़ा रुद्राय उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। मर गए हिटलर। अरे मेरा मतलब रुद्राय ने सब सुन लिया लगता है।
उठो जल्दी वरना खैर नहीं दोनों की। स्वाति ने हड़बड़ाकर कुर्सी से उठते हुए कहा। इतना खौफ कभी तुम्हें अपने बाप भाइयों का भी हुआ है? सुधा ने उसकी बौखलाहट पर उसे घूरते हुए कहा। भगवान की दया से मेरे बाप भाई ऐसे हिटलर हरगिज नहीं है, स्वाति बोली और फिर जल्दी से गुड नाइट बोलते हुए अपने पोर्शन की ओर दौड़ लगा दी। धीरे धीरे चलते हुए सुधा भी बरामदे तक आ गई, जहां रुद्राय बेहद बिगड़े तेवर के साथ उसका इंतजार कर रहा था। जहां रुद्राय सख्त नजरों से उसे ही घूर रहा था। उसका कद तकरीबन 6 फीट 2 इंच था और बदन एकदम कसा हुआ साफ दिख रहा था कि वो अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखता है। खिलता हुआ रंग और भूरे बाल, उसकी आंखें भी हल्की भूरी सी थी और खड़ी नाक जो उसके अकड़ू होने का साफ प्रमाण थी। कुल मिलाकर वो बेहद हैंडसम और स्मार्ट था, लेकिन अपनी अकड़ और गुस्से के चलते वो सौदा को जहर ही लगता था। बाहर बैठकर गप्पे मारते हुए टाइम देखा था तुमने? क्या हुआ है? घड़ी नहीं है मेरे पास और चांद तारे देखकर वक्त का हिसाब लगाना मुझे नहीं आता। बिना वहाँ रुके बोलते हुए वो अंदर की ओर बढ़ने लगी। बात सुनो, ये तौर तरीके और जुबान अपने रिश्तेदारों के घर छोड़ कर आना था। अपने घर में ये सब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। यहाँ रहना है तो यहाँ के तौर तरीकों के हिसाब से चलना होगा तुम्हें। वो गुस्से में बोलता उसके पीछे ही आया। अच्छा, और क्या है यहाँ के तौर तरीके? औरत पर कंट्रोल रखना, उसका हक मारना, उसका गला घोंटना, इज्जत से बात नहीं करना, उसे उल्टे सीधे कदम उठाने पर मजबूर करना, यही है इस घर के तौर तरीके? तो लानत भेजती हूँ मैं उन पर। वो भी गुस्से से फट पड़ी और ऊंची आवाज़ में चिल्ला उठी। उन दोनों को इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर ओम और उसकी पत्नी दुर्गा भी अपने कमरे से निकल आए। सवालिया निगाहों से दुर्गा ने हॉल में टीवी देखते शिवाय की ओर देखा तो उसने भी कंधे उचका दिए। रात के 1 बज चुका है और ये मैडम बाहर गप्पे मारने में लगी हैं और ऊपर से हमारे घर के तौर तरीकों पर लानत भी भेज रही हैं। खुद के तौर तरीके क्या हैं? मैनर्स और एटिकेट्स तो दूर से भी छूकर नहीं गुजरे हैं इन्हें। ओम भाई के पूछने पर वो गुस्से से भड़कता उसकी शिकायत कर रहा था, जो उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी और अपने हाथों को सीने पर बांध रखा था। कौन सी तमीज़ का दामन छोड़ा है मैंने? तुम्हें तो मेरे कपड़े पहनने के तरीके तक पर एतराज़ है। अब अगर घर के अंदर भी थान के थान और शामियाना लपेट कर रहना है तो क्या फ़ायदा इस चार दीवारी का? जाकर सड़क पर ही डेरा न डाल लूँ। श्रद्धा भी अब तमतमा उठी थी। यही होना चाहिए तुम जैसी बदतमीज़ लड़की का। रुद्राय बीच में दहाड़ा। तुम्हारे चाहने से क्या होता है? अपने एतराज़ और ऑर्डर्स को अपनी बीवी के लिए संभाल कर रखो। मेरी जैसे मर्जी होगी वैसे रहूँगी यहाँ। तुम्हें जो करना है कर लो। मुझसे ज़्यादा बकवास की तो ज़बान काट दूंगा तुम्हारी। मेरी बराबरी करोगी तुम? जिंदा रहोगी अपनी मर्जी चलाकर? रुद्राय अब एकदम भड़क उठा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि अपने सामने खड़ी इस ढीठ लड़की को कैसे अपनी नज़रों से गायब कर दे। सुधा, अब एक शब्द और नहीं, प्लीज़ जाओ यहाँ से अपने कमरे में तुरंत। ओम बात संभालने की गरज से बोला। ओम भाई, आप इसको समझा दीजिए कि अब ये किसी मैटर में टांग ना अड़ाए। मुझे भी शौक नहीं है इसके मुंह लगने का। वो गुस्से से बोलती चली गई। सुन रहे हैं भाई आप इसकी ज़ुबान? बस आपकी वजह से सब बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं, वरना आज ही इसके रिश्तेदारों के हवाले कर रहा हूँ। मुसीबत लेकर आ गए हैं आप इस घर में। रुद्राय गुस्से से ओम पर ही बिगड़ा। मुसीबत मैं नहीं, मुसीबत तो तुम हो। सौदा हॉल में ही भड़कती हुई उसे जवाब दे रही थी। तुम जैसे मर्द ही मुसीबत होती हैं, जो औरत को अपनी मर्जी और हुक्म का गुलाम बनाकर रखने की बीमारी से ग्रस्त है। ये घर तुम्हारे बाप का है तो मेरे बाप का भी है। जिसको यहाँ मुझसे परेशानी है वो खुद ही इज्जत से जहाँ चाहे निकल जाए, वरना फिर मैं बेइज्जत करके उसे घर से बाहर धक्के देकर निकालूंगी। आज वो भी आपे से बाहर हो रही थी। ओम भौचक्का होकर बस दोनों का मुंह देखे जा रहा था, जो एक दूसरे के लिए बस जहर ही उगल रहे थे। उसने अपना सिर पीट लिया। मुझे इस घर से निकालोगी तुम? मैं तुम्हें ही इसी वक्त हाथ पकड़कर बाहर न निकाल दूं। रुद्राय बहुत तेज में सवधा की ओर बढ़ा ही था कि ओम जैसे अचानक होश में आया और जल्दी से उसे रोका। भाई, अब आप बीच में मत आइए। आप इसकी ज़ुबान बंद नहीं कर सकते, मगर मैं इसकी ज़ुबान खींच लूँगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेइज्जत करने की? इसकी औकात है कि मुझे मेरे घर से धक्के देकर निकालेगी? वो बुरी तरह बिफर उठा था। जब मैं तुम्हारे बराबर की नहीं, किसी औकात की नहीं, तो क्यों मेरे मुंह लगकर अपनी औकात गिरा रहे हो? वो भी कहाँ किसी से कम थी। सुवधा, चुप हो जाओ बिल्कुल। अब बहुत ज़बान चलने लगी है तुम्हारी। इस तरह बात करते हैं? खबरदार, जो अब ज़रा सी भी आवाज़ निकाली तुमने, मेरी और ओम की खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ तुम। दुर्गा, सवधा की भाभी और ओम की पत्नी, जो अब तक सब सुन रही थी, सवधा पर बरस पड़ी। रुद्राय, अभी बात को मत बढ़ाओ, मैं बात करता हूँ उससे।
समझाता हूँ उसे, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अभी आता हूँ। ओम ने नरम लहजे में उसे ठंडा करना चाहा। आपने समझा दिया और वो समझ गई। प्यार की ज़ुबान उसे समझ आ ही नहीं सकती। आपकी मोहब्बत और हमदर्दी एक दिन हम सब की इज्जत पर उसी तरह कोड़े बनकर लगेगी जैसे पहले भी लगी थी। गुस्से से लाल चेहरे के साथ बोलता वो ओम के सामने से हट गया। होंठ भींचे सौदा उसे ही देख रही थी। वो भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ता अचानक रुककर शिवाय की ओर देखने लगा। तुम्हें सुबह यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? उठो वहाँ से। उसकी खूनी नज़रों से जैसे शिवाय करंट खाकर सौदा के पास से उठ गया। फिर रुद्राय तेजी से सीढ़ी चढ़ते हुए अपने रूम में चला गया। मेरी कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आती, वही काम करती हो जिससे बात बिगड़ती हो। ओम नाराज़गी से बोलता हुआ उसकी तरफ आया, जो मासूम सूरत बनाए बैठी हुई थी। ओम, आप सवदा को समझाने की जगह रुद्राय को समझाइए। उसे सवदा के चलने फिरने पर भी एतराज़ होने लगा है, और ये एतराज़ मुझे बढ़ते हुए तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन कमियां ख़त्म होते नहीं। इस तरह नहीं चलता है एक ही घर में रहते हुए। दुर्गा परेशानी से बोली, भाभी अगर वो मेरे यूनिवर्सिटी जाने पर एतराज़ ना करे तो मैं उसकी सभी बातें चुपचाप सुन लूँगी। सवदा ने भी अपनी बात रखी। हाँ, नज़र आ ही रहा है कि तुम चुपचाप क्या क्या सुन सकती हो। ओम ने उसे घूरते हुए कहा, जिस पर वो उसे देख कर रह गई। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि अपने अच्छे व्यवहार और बातों से ही तुम रुद्राय का दिल अपनी तरफ से साफ कर सकती हो। आप जानते हैं कि मैंने कितनी कोशिश की। उसके अलावा किसी को भी मुझसे कोई शिकायत नहीं। वो तो इस घर से मेरा पत्ता साफ करने पर तुला हुआ है। ये सब अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। वो बोली, जहाँ इतने दिन बर्दाश्त किया है कुछ दिन और कर लो। मेरे लिए तुम्हें रुद्राय को राज़ी करना है, और मैं चाहता हूँ कि अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम रुद्राय को सॉरी बोल दो। उसने मेरे तौर तरीकों पर उंगली उठाई है और अब सॉरी भी मैं ही बोलूँ? ओम ठीक कह रहे हैं, बदतमीजी तुमसे हुई है। रुद्राय की गलती अपनी जगह। थोड़ा झुकने से तुम्हारा कद छोटा नहीं हो जाएगा। चलो मेरे साथ और उससे सॉरी बोलो। चलो शाबाश। उसके ना चाहने के बावजूद दुर्गा ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। वो बस लिहाज में उसका हाथ न झटक सकी, वरना उस वक्त दुर्गा और ओम की तरफ से भी उसके दिल में खटास आने लगी थी। दुर्गा के साथ चलती हुई वो रुद्राय के रूम तक तो आ गई, लेकिन ढीठ के जैसे दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। दुर्गा ने कड़ी निगाहों से उसे घूरा, जो बुरा सा मुंह बनाए नहीं में सिर हिला रही थी। ये देखकर दुर्गा ने ही हाथ बढ़ाकर दरवाजे पर दस्तक दे दी। सौदा वहीं दरवाजे पर खड़ी नाव में सिर हिला ही रही थी, जब पीछे से आवाज़ आई, चलो अंदर और सॉरी बोलो मेरे भाई से, फिर दिल दुखाकर मुझसे उसकी बुराई कर लेना। शिवाय ने जानबूझकर उसे छेड़ते हुए कहा। इससे पहले कि वो उसे कोई जवाब देती, दुर्गा उसका बाजू पकड़े कमरे में चली गई। तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? रुद्राय उसे गुस्से में घूरते हुए बोला। रुद्र, उसकी बात तो सुन लो, वो शर्मिंदा है अपनी बात पर, सॉरी बोलने आई है तुमसे। दुर्गा ने फौरन उसका पक्ष लेते हुए उसे आगे किया। ये कहाँ से शर्मिंदा नजर आ रही है आपको? घूर तो ऐसे रही है जैसे निगल जाएगी मुझे। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना ये आंखें निकाल कर हाथ पर रख दूंगा। सौदा की जहर भरी आंखों ने उसे फिर से भड़का दिया था। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल सही है, मैं कोई शर्मिंदा नहीं हूँ। भाभी ने मजबूर किया यहाँ आने के लिए, वरना मैं तो यहाँ थूकने भी ना हूँ। तुनक्कर बोलती वो उस वक्त हैरान रह गई जब उसने रुद्राय को गुस्से में अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। डरकर दुर्गा को परे हटाती वो फौरन ही रूम से बाहर भागी, जबकि रुद्राय को एक पल रुककर दुर्गा को संभालना पड़ा, जो गिरते गिरते बची थी। बाहर मौजूद शिवाय ठहाका मारकर उस पर हंस पड़ा, जो तेजी से बाहर भागती चली आ रही थी। शिवाय, तुम्हें अपनी जान की कसम है, हिटलर को पकड़ लेना प्लीज़। बिना रुके ही शिवाय से बोलती वो सीढ़ियों की तरफ भागती चली गई। नीचे खड़े ओम ने हैरान नजरों से सवदा को देखा, जो सीढ़ियों से उतरते नीचे आ रही थी। अब क्या करके आई हो? ओम ने परेशान हो उससे पूछा, जो लास्ट स्टेप पर खड़ी ऊपर देख रही थी, जहां दौड़कर आते हुए रुद्राय को रोकने की कोशिश शिवाय को भारी पड़ गई। एक झटके से शिवाय का कॉलर पकड़ता वो उसे रेलिंग से आधा लटका चुका था। मेरा भाई होकर दूसरों से मेरी ही बुराई सुनता है? शिवाय का कॉलर छोड़ता वो उसे रेलिंग से और नीचे कर गया। भाई, मैं आपको रोक थोड़े न रहा था, बस गले लगकर आपको गुड नाइट कहने। शिवाय की बात अधूरी ही रह गई जब रुद्राय का जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर पड़ा। रुद्रा, छोड़ो उसे, गिर जाएगा वो। शिवाय की जोरदार चीख पर नीचे खड़े ओम को ऊंची आवाज में उसे टोकना पड़ा, जबकि रुद्राय ने रुककर खूनी नजरों से लास्ट सीढ़ी पर खड़ी सवधा को देखा, और अगले ही पल शिवाय को एक झटके से परे करता वो जल्दी से सीढ़ियों तक पहुंचा। उसे धड़ धड़ सीढ़ियां उतरता देख सवधा जल्दी से अपने रूम में जा घुसी और फौरन ही अंदर से लॉक लगा लिया।
क्योंकि रुद्राय पलक झपकते ही दरवाजे तक पहुंच गया था। तुम दरवाज़ा खोलोगी या मैं दरवाज़ा तोड़ दूं? बंद दरवाजे पर मुक्का मारते हुए वो जोर से दहाड़ा, जबकि ओम ने अपना सर पकड़ लिया। नीचे आती दुर्गा उसके अंदाज पर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई। इस घर में जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अब इस घर में ये रहेगी या तो मैं रहूँगा। सुन लिए उसके सारे हिमायती। बंद दरवाजे पर ठोकर मारता वो ओम को ही सुना रहा था। फिर गुस्से में पलटकर वो वापस अपने कमरे की ओर चल दिया। आखिरी सीढ़ी पर वो रुका। शिवाय फौरन बिदक कर एक तरफ हट गया, उसे सीढ़ियों की तरफ आता देखकर। तुम मुझे अब जहाँ भी इस जाहिल लड़की के साथ बातों में मगन नजर आए, वहीं आकर तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। सुधा का गुस्सा शिवाय पर निकालता वो ऊपर चला गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने सवदा को सॉरी बोलने के लिए भेजा। ओम ने परेशानी से बालों में हाथ फिराते हुए कहा तो दुर्गा हंस पड़ी। ओम भाई, बिना वजह ही मुझ पर हमला कर दिया भाई ने। चेहरा सुझा कर रख दिया मेरा, शिवाय ने कलपते हुए शिकायत की। दिखाओ कहाँ लगी। ओम ने धीरे से हंसते हुए उसके जबड़े को देखा। तभी दुर्गा सवदा को देखकर जोर से हंसी, जो दरवाजे से झांकती मजे से हाथ हिला रही थी। तुम अब मुझसे बिल्कुल बात मत करना। ओम ने नाराजगी से उसे देखा। भाभी, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर आपको धक्का नहीं दिया था। कसम से मेरी तो रूह फना हो गई थी। आपने देखा ना कैसे दौड़ा था वो मेरी तरफ। सौधा ने कान पकड़े। अच्छा अब सो जाओ, मुझे सुबह ही उठना होता है। शिवाय तुम भी जाओ, वरना सुबह में आवाज़ें लगाती रहूंगी, पर तुम्हारी नींद नहीं टूटेगी। बोलती हुई दुर्गा वहाँ से उठ गई। अब ये दरवाज़ा भाई के ऑफिस जाने के बाद ही खोलना, वरना किसी भी वक्त धावा बोल देंगे। शिवाय के समझाने पर वो हंसी। मेरी वजह से मार खाकर तुमने मेरे वफादार भाई होने का सबूत दे दिया आज। सुधा के इतना कहने पर उसकी मुस्कान फौरन गायब हुई। सारा मूड खराब कर दिया तुमने मुझे भाई कहकर। खा जाने वाली नजरों से सवदा को घूरता वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। हिटलर की तरह तुम भी पगला गए क्या? हैरत और गुस्से से सवदा ने उसे घूरा। अभी आवाज़ देकर बुलाता हूँ भाई को। शिवाय की इस धमकी पर उसने फटाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। शिवाय ने रुद्राय को बुलाने की धमकी दी, जिस पर सवदा ने फटाक से दरवाज़ा बंद कर लिया था। उसकी इस हरकत पर शिवाय को बेसाख्ता हंसी आ गई और वो मुस्कुराते हुए अपने रूम में चला गया। उधर दूसरी तरफ अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ ओम किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। बीती जिंदगी में उन सब के साथ जो भी हुआ, उसने उनकी खुशहाल जिंदगी को उलझा कर रख दिया था। सबके जीवन में मानो जहर सा घुल गया था। ओम का परिवार मुंबई में रहता था। वो, उसके माँ बाप और दो छोटे भाई रुद्राय और शिवाय। ओम के पिता शिवम और माँ रुद्रानी अपने छोटे से परिवार के साथ एक सुकून भरी जिंदगी बिता रहे थे। वैसे तो वो महाराष्ट्र के ही एक छोटे से गांव से थे, लेकिन शिवम जी को बड़ा आदमी बनने की चाह मुंबई ले आई और मुंबई ने भी उन्हें निराश नहीं किया। छोटे से सेरामिक की दुकान से शुरू हुआ उनका सफ़र खुद की फैक्ट्री तक जा पहुंचा। ओम को आज भी याद है वो समय। तब वो नया नया ही कॉलेज में गया था। रुद्राय 9वीं और शिवाय 6th क्लास में थे। एक दिन उनके पिता शिवम जी ने बताया कि उनके गांव के एक दूर के रिश्तेदार हैं, जिनकी जॉब मुंबई में लग गई है और वो अपने परिवार के साथ मुंबई में रहने आ रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद वो सब खाने पर इनवाइटेड थे शिवम जी के यहाँ। वही वो दिन था जब ओम पहली बार उन लोगों से मिला था। रमन जी, उनकी पत्नी सुनीता और उनकी दो बेटियां स्निग्धा और सुवधा। स्निग्धा अपने नाम की तरह ही बेहद खूबसूरत थी। उजली रंगत, बड़ी बड़ी शहद रंग आंखें और कमर तक आते हनी ब्राउन बाल। उसका कद भी खासा ऊंचा था, लगभग 5 फीट 7 इंच। सुंदर सुविधा भी कम नहीं थी, लेकिन वो गेहुए रंगत के साथ बेहद काली और चमकदार आंखों वाली लड़की थी। बाल उसके कंधों तक कटे हुए थे। हाँ, कद ज़रूर उसका भी अपनी बड़ी बहन जितना ही था। पहली ही मुलाकात में ओम ने महसूस कर लिया था कि स्निग्धा जितनी खामोश और शांत स्वभाव की है, सुविधा उतनी ही बागी और तेज तर्रार टाइप की। हालांकि तब वो काफ़ी छोटी थी। 8वीं में थी वो और स्निग्धा कॉलेज जाती थी। धीरे धीरे दोनों घरों में आना जाना बढ़ता गया। ओम की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी स्निग्धा से, और सुविधा से उसे बिल्कुल छोटी बहन सा प्यार था। रुद्राय जरूर चिढ़ता था सुविधा से, वजह उसका इतना मुंहफट और तेज होना ही था। सुविधा को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है। वो हमेशा से ही अपने मन की करने वाली लड़की थी
और माँ बाप ने भी कोई रोक टोक नहीं रखी थी कि जो भी हो, पर वो कभी गलत रास्ते पर नहीं चली। देखते देखते 3 साल निकल गए। गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी और हमेशा की तरह सुविधा का घूमने का प्लान पहले से ही रेडी था। पापा, इस बार ना मैंने सर्च किया है मुंबई के आसपास के टूरिस्ट स्पॉट को, और मुझे खंडाला बहुत पसंद आया है, तो हम इस बार वहीं जाएंगे। रमन जी के ऑफिस से आते ही उसने अपनी फरमाइश बता दी और उन्होंने भी हमेशा की तरह मुस्कुराकर हाँ कर दी। वैसे तो वो अब 11वीं क्लास में आ गई थी, लेकिन स्वभाव जस का तस ही था। ओम और स्निग्धा भी तब यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके थे। रुद्राय 12वीं में और शिवाय 9वीं क्लास में था। स्निग्धा को जैसे ही उसके खंडाला के प्लान का पता चला, वो फौरन रमन जी के पास आई, जो उस वक्त हॉल में टीवी देख रहे थे। सुविधा भी वहीं पास में बैठी मोबाइल पर कुछ कर रही थी। पापा, हम खंडाला जा रहे हैं। हाँ, रमन जी ने टीवी देखते हुए ही जवाब दिया। बट पापा, मैं सिर्फ 3 दिनों तक ही रुक सकती हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी के कुछ असाइनमेंट पूरे करके देने हैं। हाँ, तो हम कौन सा आपको खंडाला में ही छोड़ देंगे। उम्मीद के मुताबिक सविता का जवाब रमन जी से पहले ही आ गया। स्निग्धा बस उसे देख कर रह गई। वैसे भी कुछ बोलने का असर तो होना नहीं था उस पर। छुट्टियां होते ही रमन जी पूरे परिवार के साथ खंडाला के लिए निकल पड़े। वैसे तो शिवम जी को भी ऑफर दिया था उन्होंने साथ चलने का परिवार समेत, पर उनके कुछ क्लाइंट्स बाहर से आ रहे थे तो वो जा नहीं सके। सुविधा के कहने पर रमन जी अपनी कार से ही निकले, क्योंकि वो पूरे रास्ते की खूबसूरती का मज़ा लेना चाहती थी, जो कि अपनी कार से ही मुमकिन था। जहां मर्जी रोको, खाओ पियो, फोटो लो और चल पड़ो। पूरे रास्ते भर वो सब मज़े करते हुए खंडाला पहुंचे। कार से 2.5-3 घंटे का ही सफ़र था। होटल रमन जी ने पहले ही बुक करा रखा था। रूम में घुसते ही सुविधा ने शूज उतारे और इधर उधर फेंक कर झट से बिस्तर पर छलांग लगा दी। सुनीता जी उसकी इस हरकत पर सर हिलाकर रह गई। जाने कौन से घर में टिक पाओगी तुम। हरकतें देखकर तो लगता है कि इंसानों के बीच रही ही नहीं हो कभी। सुनीता जी ने चिंता भरे स्वर में कहा, माँ, आपको अभी भी डाउट है कि आप सब इंसान हो। उसने मासूमियत से कहा, जबकि शरारत उसकी आंखों में भरी पड़ी थी। सुनीता जी बस उसे देख कर रह गई। फिर नाश्ता होते ही वो चारों घूमने के लिए निकल पड़े। खंडाला की खूबसूरती में चारों खो से गए। हरी भरी पहाड़ियाँ, जगह जगह से गिरते हुए झरने, खूबसूरत घाट, सब कुछ बहुत ही मनमोहक था। ऐसे ही घूमते फिरते 3 दिन निकल गए और उन सब का वापस जाने का टाइम भी हो गया। चलो इसी बहाने मम्मी का सेकंड हनीमून भी हो गया, है ना मम्मी। उसने सुनीता जी को छेड़ते हुए कहा। रुक जा बेशरम, माँ बाप के सामने ऐसी बातें करती है। सुनीता जी ने हाथ में पकड़ा हुआ क्लच उसे फेंक के मारा। अरे तो क्या पीठ पीछे बातें करना अच्छा लगता है क्या। आप ही तो बोलती हो कि जो कहना हो मुंह पर ही कहना चाहिए। उसने भी क्लच को कैच करते हुए ढिठाई से कहा। ऐसे ही चुअलबाजी करते हुए वो सब वापसी को चल दिए। थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से रास्तों की खूबसूरती और बढ़ गई थी, लेकिन रास्ते उतने ही खतरनाक भी थे। रमन जी बहुत ध्यान से और संभाल के ड्राइव कर रहे थे। मम्मी, पानी देना ज़रा, सुधा ने ऊँगते हुए कहा। फिर उसकी नज़र स्निग्धा पर पड़ी, जो हमेशा की तरह ही खामोशी से बाहर देख रही थी। आप कभी तो अपने मुंह को दही से खाली रखा करो दी। कौन सा दही, स्निग्धा ने हैरानी से पूछा। वही जो आपके मुंह में जमा रहता है और आप बात नहीं कर पाती, उसने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। और स्निग्धा का दिल चाहा कार की विंडो ग्लास से ही अपना सर फोड़ ले। वहीं सवधा पानी की बोतल मुंह से लगा चुकी थी, जब अचानक ही कार को बहुत तेज झटका लगा और बोतल उसके हाथ से छूट गई। सवधा ने खुद को संभालने की कोशिश की और अपनी माँ और स्निग्धा की ओर देखा। वो दोनों भी अचानक लगे इस झटके से घबरा गई थी। सुनीता जी, जो रमन जी के बगल वाली सीट पर ही बैठी थी, डैशबोर्ड से टकराते हुए बची और अब सफ़ेद पड़ते हुए चेहरे के साथ सामने देख रही थी, जहां अचानक ही एक ट्रक उनके सामने आ गया था। दोपहर का वक्त था जब रमन जी की कार खंडाला मुंबई हाईवे पर चली जा रही थी। बारिश पूरे जोर पर थी और तभी अचानक एक तीखे हुए संकरे मोड़ को काटते हुए उनकी कार के सामने एक ट्रक आ गया। सड़क के दूसरी ओर गहरी खाई थी। अचानक आई इस आफत ने सबके ही होश उड़ा दिए। ट्रक वाला भी अपने सामने अचानक आ गई कार को देखकर बुरी तरह हड़बड़ा गया। रमन जी ने टक्कर से बचने के चक्कर में स्टीयरिंग व्हील को पूरा दाहिनी ओर घुमा दिया। कार खाई में गिरने से तो बच गई और टक्कर भी नहीं हुई, लेकिन इस चक्कर में वो ट्रक के बिल्कुल बाजू में आ गए
और ट्रक जो पूरी तरह सीमेंट की बोरियों से ओवरलोडेड था अपना नियंत्रण खोकर उसी ओर पलट गया। किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। एक जोरदार बर्स्ट की आवाज़ हुई और कार का अगला हिस्सा पूरी तरह ट्रक की चपेट में आ गया। ज़बरदस्त छनाके के साथ कार की विंड स्क्रीन और फ्रंट विंडो का कांच टूटकर चारों ओर बिखर गया। उन चारों की चीखें भी कुछ पल में ही शांत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि किसी के भी बचने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और ये सब देख के ट्रक ड्राइवर भी मौके से फरार हो गया। करीब 10 मिनट तक वहां पर सन्नाटा पसरा रहा। तभी एक एसयूवी उस रास्ते पर नजर आई। उसमें 26 की उम्र के आसपास के 4-5 लड़के थे। उनमें से एक की नज़र सड़क किनारे पलटे हुए ट्रक और उसके नीचे दबी हुई कार पर पड़ी। वो ज़ोर से चिल्लाया, अरे यार, वो देख, सड़क किनारे कोई बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। चल देखते हैं, शायद उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो। गाड़ी रोक जल्दी। यार, हेल्प की बात तो ठीक है तेरी, पर हम फालतू में पुलिस के चक्कर में ना फंस जाएं। दूसरे लड़के ने असमंजस से कहा, अगर सब लोग ऐसा ही सोचने लगे तो कोई किसी की मदद को नहीं आएगा और क्या पता कल को इनकी जगह हम भी हो सकते हैं। ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के ने कहा और गाड़ी एक्सीडेंट स्पॉट पर रोक दी। वो सब एक एक करके गाड़ी से उतरे। जिस लड़के ने सबसे पहले रमन जी की कार को देखा था उसने अपना मोबाइल निकाला और एम्बुलेंस को कॉल कर दी। तब तक ड्राइव कर रहे लड़के ने भी पुलिस को कॉल कर दिया। उन सब ने पास जाकर रमन जी की कार के अंदर देखने की भी कोशिश की, लेकिन कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से ट्रक के नीचे दबा हुआ था। पिछली सीट पर उन्हें सुविधा और स्निग्धा दिखी, पर उनकी साइड का डोर भी लॉक हो चुका था। उन लड़कों की काफ़ी कोशिशों के बाद भी पिछला डोर खुल नहीं सका। थक हार कर वो सभी पुलिस का वेट करने लगे कि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। कुछ देर बाद पुलिस की 2 गाड़ियां सायरन बजाती हुई आगे पीछे वहां पहुंच गई। उनके साथ ही एक क्रेन भी थी। उन्होंने वहां पहुंचते ही रेस्क्यू स्टार्ट कर दिया। क्रेन की मदद से कार के अगले हिस्से के ऊपर से ट्रक को हटाने का काम शुरू हो गया। साथ ही एक पुलिस अधिकारी जो कि उस रेस्क्यू टीम को लीड कर रहा था ने अपनी जेब से एक मास्टर की निकाली और आगे बढ़कर कार के पिछले दरवाजे को खोलने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर की कोशिशों के बाद आखिरकार वो सफल रहा और बैक डोर खुल गया। अनीता, उर्वी, जल्दी इधर आओ, उसने अपने साथ आई हुई दोनों महिला कांस्टेबल को आवाज़ दी। वो दोनों फौरन वहां पहुंची। तब तक वो स्निग्धा और स्निग्धा की नब्ज चेक कर चुका था। इन दोनों लड़कियों को संभाल कर बाहर निकालो, जिंदा हैं दोनों अभी, और फौरन इन्हें हॉस्पिटल भेजने का इंतज़ाम करो। उसने जल्दी से उन दोनों कांस्टेबल को निर्देश दिए। फिर गाड़ी के अगले हिस्से की तरफ चला गया। सर, इस लेडी की तो डेथ हो चुकी है, पर इस आदमी की सांसें थोड़ी थोड़ी चल रही हैं अभी। बहुत भयानक हादसा हुआ है सर, लेडी की बॉडी की कंडीशन बहुत ख़राब है। वहाँ रेस्क्यू का काम देख रहे एक सब इंस्पेक्टर ने अपनी कैप उतारते हुए अफसोस से कहा, दोनों लड़कियां भी जिंदा हैं अभी। तुम सबको फ़ौरन हॉस्पिटल भेजो और जल्दी इलाज शुरू करवाओ। किसी को तो बचाया जाए कम से कम। उस ऑफिसर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यस सर। वो सब इंस्पेक्टर सैल्यूट मारकर चला गया। वहीं सड़क किनारे 2 कांस्टेबल खड़े उन लड़कों का बयान और उनकी डिटेल्स लिख रहे थे जिन्होंने इस हादसे की सूचना दी थी। कुछ पता चला कौन लोग थे ये? वो ऑफिसर वहां पहुंचकर बोला, यस सर, गाड़ी के नंबर को आरटीओ ऑफिस भेजा था। वहां से डिटेल्स मिल गई। मुंबई की फैमिली थी। गाड़ी रमन शर्मा के नाम से रजिस्टर्ड है। आरटीओ से एड्रेस भी मिल गया है। उनमें से एक कांस्टेबल ने जवाब दिया, गुड। मुंबई पुलिस को कांटेक्ट करो और डिटेल्स भी भेज दो। वो उनके रिश्तेदार या जान पहचान का कोई होगा तो इन्फॉर्म कर देंगे। और इस ट्रक के मालिक का भी पता लगाओ आरटीओ से, ऑफिसर ने कहा। यस सर, कांस्टेबल बोला और आगे की कार्यवाही निपटाने लगा। इतनी देर में सुनीता जी की लाश का पंचनामा हो गया था और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही थी। उस अज्ञात ट्रक ड्राइवर और उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी। उधर मुंबई पुलिस ने रमन जी के डिटेल्स मिलते ही उनके रिश्तेदारों का पता लगाना शुरू किया और शिवम जी तक पहुंच गई। एक तूफान सा था जो सब पर से गुजरकर जा चुका था। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ कर रह गया था। रमन जी के कार के एक्सीडेंट की खबर जब पुलिस ने शिवम जी को दी तो उनके घर में भी जैसे हड़कंप मच गया। इतने दिनों में दोनों फैमिलीज के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। शिवम जी फौरन खंडाला के लिए निकलने लगे। तभी पुलिस स्टेशन से फोन आया कि रमन जी की कंडीशन सीरियस है। साथ ही दोनों बच्चियों की हालत भी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें एम्बुलेंस से मुंबई ही भेजा जा रहा है। ये खबर सुनकर शिवम जी मुंबई में ही रुक गए और सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गए।
कुछ ही देर में दो एम्बुलेंस वहां पहुंची और उनमें से कुछ वार्ड बॉयज बहुत फुर्ती से बाहर आए और रमन जी को एक स्ट्रेचर पर लेकर फौरन ओटी की ओर भागे। वहीं दूसरी एम्बुलेंस से दो स्ट्रेचर्स पर सुविधा और स्निग्धा को निकाला गया और इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। शिवम जी ओटी के बाहर ही बेचैनी से टहल रहे थे। एक एक पल भारी पड़ रहा था उन पर। ओम भी उनके साथ आ गया था। वो चुपचाप एक बेंच पर बैठा हुआ था। तभी ओटी की लाइट बंद हुई तो शिवम जी फौरन उस ओर भागे। दरवाज़ा खुला और दो डॉक्टर बाहर आए जिनके पीछे एक नर्स भी थी। दोनों डॉक्टर का चेहरा ही बता रहा था कि अंदर कुछ अच्छा नहीं है। फिर भी तसल्ली तो करनी ही थी। क्या हुआ डॉक्टर, रमन ठीक तो है ना अभी? शिवम जी ने धड़कते दिल के साथ सवाल किया। देखिए, हम आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहते। आपके दोस्त के सर पर मल्टीपल इंजरीज हैं। साथ ही यहाँ आने तक इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो गई थी। हमने बहुत कोशिश की बट ब्लीडिंग रोकने में कामयाब नहीं हो सके। सो ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, दोनों में से एक डॉक्टर ने जवाब दिया, जबकि दूसरा नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हुए वहाँ से जा चुका था। फिलहाल के लिए हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। अगले 24 घंटे अगर सर्वाइव कर लिया तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। कीप प्रेइंग। डॉक्टर ने शिवम जी के कंधे को थपथपाते हुए कहा और अपने केबिन की ओर बढ़ गया। शिवम जी ने भी मायूसी से सिर हिला दिया और रमन जी को स्ट्रेचर पर आईसीयू में जाता हुआ देखते रहे। एक पल में रमन जी का पूरा परिवार उजड़ बिखर गया था। हंसते मुस्कुराते घूमने निकले लोग किस हालत में वापस आए थे। कुछ घंटे यूं ही बीत गए। अचानक एक नर्स ने वहां आकर बताया, मिस्टर शिवम, स्निग्धा को होश आ गया है और डॉक्टर आपको इमरजेंसी वार्ड में बुला रहे हैं। इतना सुनते ही शिवम जी उठ खड़े हुए और स्निग्धा के पास जाने लगे। ओम, जो इतनी देर से खामोश सा बैठा हुआ था, वो भी उनके साथ हो लिया। इमरजेंसी वार्ड के एक बेड पर स्निग्धा लेटी हुई थी। वो होश में तो थी पर कमजोरी के चलते उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसके माथे पर बैंडेज लगी हुई थी और लेफ्ट हैंड पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वहीं थोड़ी दूर पर एक दूसरे बेड पर स्निग्धा लेटी हुई थी। वो अब तक होश में नहीं आई थी। उसकी बाईं कनपटी पूरी सूजी हुई थी। साथ ही ट्रक में कुछ सरिये भी थे जिनमें से एक उसकी दाहिनी जांघ में घुस गया था। हाथ और गर्दन में भी कुछ कांच के टुकड़े चुभे हुए थे। फिलहाल एक डॉक्टर उसको चेक कर रहा था और पास ही खड़ी हुई नर्स को कुछ हिदायत भी देता जा रहा था। शिवम जी ने स्निग्धा पर से नजर हटाई और स्निग्धा की तरफ बढ़ गए। स्निग्धा बेटा, उन्होंने पास पड़े स्टूल पर बैठते हुए उसे आवाज़ दी। उसने उनकी आवाज़ पर अपनी कांपती पलकें खोलकर उनकी ओर देखा। कुछ पल वो यूं ही नासमझी से उन्हें देखती रही। फिर अचानक ही उसकी आंखों के आगे उसके परिवार के साथ हुए हादसे का मंजर कौंध गया। उसके शरीर से एक स्पष्ट झुरझुरी ली। अंकल, पापा कहाँ हैं? और मम्मी स्निग्धा, वो दोनों भी दिख नहीं रही हैं। कहाँ है वो? पूछते हुए ना जाने क्यों उसकी आवाज़ कांप रही थी। शिवम जी का चेहरा भी उसके आंसुओं के चलते धुंधला गया था। तभी उसकी नज़र शिवम जी के बगल में ही खड़े ओम पर पड़ी। टू बी कंटिन्यूड।